नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 3 जो कि इतिहास के लिए है, उसके 7वें अध्याय के बारे में हम पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है देशी जनता और देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इस पाठ के ये काफ़ी बड़ा पाठ है, तो हमने इसके 2 भाग पहले करवा दिए हैं। अब इसमें जो है हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो जो तीसरा भाग है वो शुरू करते हैं। चलिए। तो पीछे हमने यहाँ पर जो है बताते हुए इस वीडियो को ख़त्म किया था पिछली को, कि बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे जो पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध, पश्चिमी यानी यूरोप की जो शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा। देखिए वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। औपनिवेशिक यानी औपनिवेशिक का मतलब होता है कोई दूसरा देश जब किसी अन्य देश के ऊपर जो है कब्जा कर लेता है और वहाँ की परंपराओं को, संस्कृति को, रीति रिवाजों को जो है बदलता है, और इस प्रकार से उसको हम उपनिवेश कहते हैं। जैसे यूरोप का देश था इंग्लैंड, इंग्लैंड ने जैसे भारत के ऊपर जो है अपना कब्जा कर लिया था। तो इसके प्रभाव में जो है आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे। यानी महात्मा गांधी का कहना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है यानी औपनिवेशिक जो शिक्षा है, इससे भारतीयों के दिमाग में जो है वो हीनता का बोध पैदा होगा। हीनता का मतलब अपने आप को छोटा मानने लगे, हीन मानने लगे, गौण, तुच्छ। और इसके प्रभाव में आके यहाँ के लोग जो है ये मानने लगे कि जो पश्चिमी सभ्यता है यानी यूरोप की जो सभ्यता है वो हमारी सभ्यता से बहुत अच्छी है, और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। यानी जो अपनी संस्कृति से जो प्रेम करते थे, उसके लिए जो गौरवान्वित होते थे, वो उस पर जो गर्व करते थे, अब वो भावना जो है उनमें नहीं रही। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है। विष माने जहर। कौन सी शिक्षा में? अंग्रेजी शिक्षा में। यह पाप पूर्ण है। इसने भारतीयों को दास बना दिया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। यानी महात्मा गांधी चाहते थे कि ऐसी शिक्षा हो जिससे भारतीयों के अंदर जो है मान सम्मान और स्वाभिमान जो है वो दोबारा से जीवित हो। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने इन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा से भारत जो है, भारतीय जो है वो एक किस्म के अपाहिज हो गए। अपाहिज का मतलब जिसका अंग भंग हो जाता है उसको हम अपाहिज कहते हैं। और
उनको जो है सामाजिक परिवेश यानी जो अपना खुद का जो सामाजिक परिवेश था, समाज में जो हम आचार व्यवहार करते थे, उस चीज़ से उनको दूर कर दिया। उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। अजनबी यानी बेगाना। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। यानी ऐसा मानना था कि जो भारतीय थे वे विदेशी भाषा सीखने के बाद अपनी ही संस्कृति से घृणा करने लग चुके थे और अपने खुद के ही तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्यपुस्तकों पर जो जोर दिया जाता है, पाठ्यपुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगी। यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है, ये महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी निकेतन, शांति निकेतन में हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ हैं और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं। महात्मा गांधी ये हैं, ये कस्तूरबा गांधी है और ये है रविंद्रनाथ टैगोर और ये लड़कियों की टोली। 1940 का चित्र है ये। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है। महात्मा गांधी ने लिखा है, शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्त कौशल, हस्त यानी हाथ का जो कौशल होता है, आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड 72, पृष्ठ 79 का ये अंश है। ऐसा उन्होंने लिखा है। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली, शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। यानी पूर्ण रूप से, आमूल का मतलब पूर्ण रूप से उससे अलग शिक्षा हो। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उनका दम घुटता था।
उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसे लगता था मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, यानी आज़ाद हों और अपनी रचना के बारे में सोचते रहें, रचनाएं करते रहें, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए, खुद से सीखे। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, यानी उसके अंदर कल्पनाओं का भंडार होना चाहिए, कल्पनाएं करते रहना चाहिए। बच्चों को समझते हो, जो बच्चों को समझते हो, उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखते हो, उनके अंदर उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दें। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता, चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। सृजनात्मक यानी जिसके अंदर कुछ नई चीजें बन सके, सृजन हो सके, कुछ पैदा कर सके, ऐसी शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में, यानी पूरी तरह से जो प्राकृतिक परिवेश होता है वहाँ पर ही उसको हम जो है बढ़ा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। कलकत्ता तो भीड़ भाड़ वाला इलाका था, इसलिए प्राकृतिक परिवेश के लिए उन्होंने जो है बाहर 100 किलोमीटर दूर एक गांव में, उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दी, निर्मल शांति से भरी हुई, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे, यानी वो आपस में मेल चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यहाँ पर देखिए ये एक चित्र दिखाया हुआ है। इस चित्र के अंदर शांति निकेतन में एक कक्षा चलाई जा रही है। ये एक ब्लैक बोर्ड है।
ये 1930 के दशक की बात है। इसमें आसपास का माहौल आप देख सकते हो किस प्रकार से पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल शुद्ध वातावरण है यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्लास लगाई जा रही है। ये शांति निकेतन का ही एक कक्षा का चित्र है। ये जो चित्र है ये कोयम्बटूर के एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का जो प्रारंभ है उस समय का है। ये 20वीं सदी के शुरुआत का तो बच्चों का दिखाया गया जो कोयम्बटूर के प्रचारक स्कूल में खेल रहे हैं। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लग गए थे। ये कुछ अन्यत्र बात यहाँ पर बताई गई है, ये भी पढ़ लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सभ्य करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज़्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। थॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा था। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुरानी ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत के बारे, हिमायत यानी हम भी भरना, उनकी सिफारिश करना। मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वह हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते रहते हैं। आर्नल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज़्यादातर शिक्षाविदों की मान्यता थी कि इस तरह का अनुशासन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नियंत्रण करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खास तौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों ने इंग्लैंड में गरीबों तथा उपनिवेशों में देसी जनता की शिक्षा से संबंधित सोच को किस तरह प्रभावित किया होगा? तो इस वीडियो में ये पाठ खत्म हो जाता है। 3 भाग में मैंने इस पाठ को जो है आपको पढ़ाया है, तो आप ये तीनों भाग बार बार सुन सकते हो। और किसी ने अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप बाद में और जो इससे पहले की जो वीडियो हैं वो भी देख सकें। धन्यवाद।